राजा रंजीत सिंह की 1839 में मौत के बाद सिख सल्तनत टूट फूट का शिकार थी। 1839 के बाद आलूवालिया सिख फैमिली और डोगरा हिंदू फैमिली में ताकत के हसूल की जंग भी शुरू हो गई थी। सिखों की कमजोरी भांप कर अंग्रेजों ने सल्तनत के इर्द गिर्द फौजी मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दी। सल्तनत के जनूब में फिरोजपुर में फौजी छावनी में अंग्रेजों ने ताकत जमा करना शुरू कर दी थी। 1843 में गोरों ने सिंध पे कब्जा कर लिया। पंजाब में गोरों के इस कदम पे तशवीश पाई जाती थी। सिख सल्तनत गोरों की हिंदुस्तान की हुक्मरानी में आखिरी रुकावट थी। सिख फौज ने अंग्रेज की नीयत को भांप लिया। सिख फौज उस वक्त तेज सिंह और लाल सिंह की क़यादत में थी। दिसंबर 1845 में अंग्रेज फौज ने सिख सल्तनत के बॉर्डर सतलुज दरिया को क्रॉस करके फिरोजपुर की तरफ मार्च शुरू कर दिया। अंग्रेज ने सिख फौज के इस कदम को जंग का ऐलान तस्वर करते हुए अंबाला और मीरठ में मौजूद बंगाल आर्मी को फिरोजपुर की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। अंग्रेज फौज ने सर गौफ और बंगाल के गवर्नर हेनरी हर्डिंग की सरबराही में सख्त सर्दी में पंजाब का रुख किया। 18 दिसंबर की सुबह अंग्रेज फौज फिरोजपुर से 30 किलोमीटर दूर मडकी गांव में कैंप करती है और बहुत दिनों के बाद फौज के लिए फॉर्मल खाना तैयार होना शुरू होता है। गौफ की सरबराही में तकरीबन 10,000 बंगाल आर्मी के फौजी होते हैं। धुएं के बादल अंग्रेज फौज की मौजूदगी सिख फौज की एक छोटी सी टोली पे वाज़ा कर देती है। जब लाल सिंह की मौजूदगी में 2000 के करीब सिपाही एडवांस पेट्रोल पर थे। शाम के वक्त सिख फौज फायर खोलती है। सिख घुड़सवार गौफ आर्मी के दोनों किनारों पे हमला करते हैं। बंगाल आर्मी पलट के हमला करती है और सिख घुड़सवार वापस हटने पे मजबूर होते हैं। मगर इसी प्रोसेस में पैदल फौज के हमले में बंगाल आर्मी के बहुत जानी नुकसान होता है। बंगाल आर्मी सिख आर्मी से 5 गुना बड़ी होती है, मगर इसके बावजूद सिख फौज बहादुरी दिखाती है और अंग्रेज को टफ टाइम देती है। दूसरी तरफ अंधेरा होने की वजह से बंगाल आर्मी को बहुत मुश्किल आती है और बहुत से फौजी फ्रेंडली फायरिंग में मारे जाते हैं। अंधेरा होने पे सिख फौज वापस पलट जाती है और बंगाल आर्मी भी अपने कैंप में वापस चली जाती है। इस जंग को बैटल ऑफ मडकी के नाम से जाना जाता है। ये जंग अनडिसाइडेड रही। अंग्रेज जनरल गौफ जंग के दौरान कमांडर इन चीफ हेनरी हर्डिंग से कई दफा इख्तलाफ करते नजर आए और सिख फौज में वजीर लाल सिंह ने वक्त से पहले ही जंग का मैदान छोड़ा। लाल सिंह को इस जंग के बाद सिख फौज में मशकूक तस्वर किया जाने लगा। गौफ की बंगाल आर्मी थकावट और जख्मों का शिकार थी। अगले 2 दिन तक इसी फौज ने कैंप में ही रहना पसंद किया, जबकि इसी मौका को इस्तेमाल करते हुए सिख फौज ने गांव फिरोज शाह के पास अपना डिफेंस बनाया। तोपों को नस्ब किया गया और सामने झाड़ियों की दीवार बनाई गई। 21 दिसंबर की सुबह गौफ की फौज फिरोज शाह की तरफ मार्च करती है और सुबह के वक्त ही दोनों फौजों का सामना होता है। हेनरी हर्डिंग की एडवाइस पर गौफ फौज को इंतजार का हुक्म देता है और दोनों फौजें दोपहर तक बगैर हमला किए एक दूसरे के सामने टिकी रहती हैं। दोपहर के वक्त फिरोजपुर छावनी से जनरल हिटलर की सरबराही में फ्रेश कमक बंगाल आर्मी से आ मिलती है। यूं अंग्रेज फौज की तादाद 18,000 तक हो जाती है। सिख फौज नंबर में 30,000 के लगभग होती है। साल के सबसे छोटे दिन के 3 बजे गौफ हमले का हुक्म देता है और बमबारी करता है। सिख फौज की तोपें जवाबी बमबारी करती हैं। अंग्रेजों की तोपें सिख फौज की हैवी तोपों के सामने बेबस नजर आती हैं। इस बमबारी के तबादला के दौरान बंगाल फौज सिख फौज की तरफ आगे बढ़ती है, मगर सिख दिफा नाकाबिले तस्खीर होता है और बंगाल आर्मी पीछे हटने पे मजबूर होती है। रात का अंधेरा होने पर एक बार फिर बंगाल आर्मी फ्रेश हमला करती है, मगर दोबारा से सिख फौज इस हमले को नाकाम बनाती है। आधी रात तक की लड़ाई के बाद दोनों फौजें पीछे हटती हैं और अपना ऑर्डर तरतीब देती हैं। अंग्रेज फौज को अपनी शिकस्त का यकीन हो जाता है। हर्डिंग तमाम जरूरी दस्तावेजात को जलाने का हुक्म देता है। दूसरे दिन की जंग में अंग्रेज फौज शमाल मगरब की तरफ सिख फौज को धकेलती है
बहुत ज्यादा नुकसान होने के बावजूद सिख फौज को कामयाबी से पीछे धकेल दिया जाता है। अंग्रेज फौज के पास बारूद खत्म हो जाता है और फौज को फिरोजपुर की तरफ विदड्रॉ का ऑर्डर दिया जाता है। ये वो वक्त था जब लाल सिंह और तेज सिंह ने सिख फौज साथ गद्दारी की और बजाय अंग्रेजों का पीछा करने के शुमाल की तरफ विदड्रॉ का हुक्म दिया। इस जंग में अंग्रेजों की तरफ से 700 जबकि सिख फौज के 1000 फौजी मारे जाते हैं। गौफ की आर्मी में गंदा पानी पीने से बीमारी फैल जाती है और फौज का हौसला पस्त हो जाता है। सिख फौज की 7000 फौजियों पे मुश्तमल एक टोली लुधियाना पे कब्जा करने रणजोड़ सिंह की क़यादत में सतलुज क्रॉस करती है। अंग्रेज फौज जब ये खबर मिलती है तो हैरी स्मिथ की क़यादत में फौज लुधियाना बचाने निकलती है। 16 जनवरी 1846 को स्मिथ आर्मी सिखों की तरफ से कब्जा की हुई फतेहगढ़ और धर्मकोट की चौकियों का कब्जा दोबारा हासिल करती है। रणजोड़ सिंह की एडवांस गार्ड लुधियाना पहुंचती है और छावनी को आग लगा देती है। जब रणजोड़ सिंह आहिस्ता आहिस्ता लुधियाना की तरफ मार्च करता है, स्मिथ पहले बद्दोवाल में सिख फौज पे हमला का मंसूबा बनाता है, मगर गौफ की हुक्म पर शॉर्टकट जगराओं के रास्ता सिख फौज से पहले लुधियाना जाने का प्लान तैयार करता है। 21 जनवरी को जब स्मिथ लुधियाना का रास्ता लेता है तब बद्दोवाल गांव के करीब रणजोड़ सिंह की फौज इस फौज को हरास करती है और सारा सामान लूट लेती है। स्मिथ हमले की परवाह किए बिना तेजी से लुधियाना जाता है। लुधियाना पहुंचने से पहले जगराओं में अंग्रेज फौज फ्रेश कमिक हासिल करती है और लुधियाना में दिल्ली से आई गुरखा बटालियन भी अंग्रेज फौज का हिस्सा बनती है। आराम के बाद ये फौज वापस बद्दोवाल आती है, जबकि रणजोड़ सिंह की सिख फौज अलीवाल को विड्रॉ करती है। स्मिथ सिख फौज का पीछा करता है जो कि अलीवाल गांव और बाउंड्री गांव में सतलुज किनारे 4 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन बनाती है। सिख और अंग्रेज फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है। स्मिथ शुरू में ही भांप लेता है कि सिख फौज को काबू करने के लिए अलीवाल गांव पे कब्जा करना जरूरी है। स्मिथ के पैदल फौज गांव पे कब्जा करती है और सतलुज के किनारे पे पड़ाव करती है। दूसरी तरफ सिख घुड़सवार फौज अंग्रेज फौज के बाएं किनारे पे हमला करती है। अंग्रेज बाएं किनारा सिख फौज को पीछे पुश करता है। सिख सेंटर पे बंगाल आर्मी के चार्ज का प्रेशर बढ़ता है तो सिख फौज दरिया पार करना शुरू करती है। भगदड़ मचती है और अंग्रेज फौज सूरत हाल का फायदा उठाकर भगदड़ पे गोलियों की बौछार करती है। इस लड़ाई में 2000 सिख जवान मारे जाते हैं, जबकि बंगाल आर्मी के 850 फौजी मारे जाते हैं। रणजोड़ सिंह की ये टोली सतलुज क्रॉस कर जाती है और मेन सिख फौज में शामिल हो जाती है। लाहौर के अंदर रानी जिंद कौर श्याम सिंह अटारीवाला की सरबराही में मजीद फौज भेजती है जो कि खालसा आर्मी का हिस्सा बनती है, मगर सिख फौज की बदकिस्मती थी कि अभी तक लाल सिंह और तेज सिंह सिख फौज की कमान कर रहे होते हैं। श्याम सिंह और रणजोड़ सिंह की फौज सिख फौज में शामिल होने के बाद सिख फौज 26,000 तक पहुंच जाती है, जबकि स्मिथ के लुधियाना से आने के बाद अंग्रेज फौज 20,000 तक पहुंच जाती है। सिख फौज सबराउं गांव के करीब डिफेंस लाइन बनाती है। 10 फरवरी 1846 की सुबह अंग्रेज फौज सिख फौज के सामने आती है। तेज धुंध की वजह से दोनों तरफ खामोशी रहती है। दिन चढ़े अंग्रेज फौज गोलाबारी शुरू करती है, जिसकी सिख फौज की तोपें मौसर जवाब देती हैं। हैरी स्मिथ और सर गिलबर्ट की सिख फौज के बाएं फ्लैंक पे हमला करते हैं, मगर सिख फौज इस हमले को नाकाम बनाती है और अंग्रेज फौज पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ मेजर जनरल रॉबर्ट सिख फौज के दाएं फ्लैंक पे हमला करते हैं, जो कि अंग्रेज फौज के लिए तबाहकुन साबित होता है और रॉबर्ट समेत बहुत से अंग्रेज फौजी मारे जाते हैं। गुरखा बंगाल आर्मी और अंग्रेज यूनिट यकमुश्त पूरे फ्रंट पे हमला करते हैं और कई जगहों पे सिख दफा टूट जाता है। सिख लीडर तेज सिंह जल्द मैदान छोड़ के भाग जाता है, जिससे सिख फौज का हौसला पस्त हो जाता है। वापसी पर तेज सिंह रिवर का पुल तोड़ जाता है। 20,000 सिख फौजी अंग्रेज कहर के रहमो करम सामने होते हैं। बहुत से सिख फौजी श्याम सिंह की क़यादत में मरते दम तक अंग्रेज फौज का मुकाबला करते हैं,
जबकि बहुत सारे दरिया पार करते हुए अंग्रेज की गोली का निशाना बनते हैं। 10,000 के करीब सिख जवान इस जंग में जान की बाजी हारते हैं, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज फौज का नुकसान 2500 फौजियों तक रहता है। अंग्रेज फौज सतलुज क्रॉस करके लाहौर की तरफ मार्च शुरू करती है। 13 फरवरी को अंग्रेज फौज लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होती है जब रानी जिंद कौर सरेंडर का फैसला करती है। सरेंडर में सतलुज और ब्यास के दरमियान का सारा इलाका अंग्रेज को दे दिया जाता है। इसके अलावा पंजाब के सारे पहाड़ी इलाके अंग्रेज को दे दिए जाते हैं। इसके अलावा सिख हुकूमत को ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 लाख पाउंड भी अदा करने होते हैं, जो कि गुलाब सिंह अदा करता है और बदले में जम्मू और कश्मीर का कंट्रोल हासिल करता है। लाहौर में रानी जिंद कौर दलीप सिंह के बिहाफ पे सिख एम्पायर की मलका बरकरार रहती हैं, मगर पहली सिख अंग्रेज जंग में ये हुकूमत कठपुतली बन जाती है, जो कि दूसरी सिख अंग्रेज जंग की पेशखेमा साबित होती है।